नमस्ते, मेरा नाम विक्रांत है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर रही वो था 8th पे कमीशन यानी 8वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि वह 8वां वेतन आयोग बनाएगी और इसी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों का जो वेतन भुगतान होगा उसका मानक तय किया जाएगा। तो अब इस खबर के इर्द गिर्द बहुत सी चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि 8वां पे कमीशन क्यों बनाया गया है। दूसरी चीज ये है कि भाई इससे क्या बदलाव आने वाले हैं। तीसरी चीज है कि यह कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। और चौथी महत्वपूर्ण चीज है कि इस कमीशन के आगे क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो बारी-बारी से समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये जो है न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? वह है 8 पे कमीशन इन द न्यूज़। तो इसके कारण कुछ हैं कि सबसे पहली चीज़ तो आप समझ लीजिए कि मोदी सरकार का ये जो तीसरा चल रहा है ना, जिसको हम मोदी 3.0 कहते हैं, इसमें कर्मचारियों को लेकर 2 बहुत बड़े निर्णय ले लिए गए हैं। पहला था यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको हम यूपीएस कहते हैं, और दूसरा निर्णय अब लिया गया है, ये है हमारा 8 पे कमीशन। 8th पे कमीशन जो है 8th पे कमीशन जो है 2 दिन पहले जो है अनाउंस किया गया है कि हम इसका इसका सेटअप करेंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि 2026 तक इसके ये लागू हो जाएगा और इसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को भुगतान मिलेगा। तो अब हमें ये देखना होगा कि ये कैसे जो है एम्प्लॉयी को इफ़ेक्ट करेगा, कैसे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। और ये जो पे कमीशन 8वां वेतन आयोग लाया गया है, ये अपने पूर्ववर्ती 7वें वेतन आयोग से, 6वें वेतन आयोग से, 5वें वेतन आयोग से कितना अलग है। अगर हम जो है पे कमीशन की बात करें, ये समझने का कोशिश करें कि पे कमीशन क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हमको समझनी होगी वो ये है कि ये एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी होती है। ये करती क्या है? तो ये रिव्यू करती है, रिकमेंड करती है, किस चीज़ के लिए? तो जो पे स्ट्रक्चर है ना, मान लीजिए कोई भी केंद्रीय कर्मचारी, वो किसी भी केंद्र सरकार के विभाग में काम कर रहा है, तो उसको जो भी पैसा मिल रहा है, उसी पैसे को, उसी सैलरी को ये रिव्यू करती है और उसमें जो बदलाव करने चाहिए, उनको ये रिकमेंड करती है। कुछ क्या अलाउंसेस होने चाहिए, क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, पेंशनर्स जो हैं उनको क्या मिलना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेकर सरकार पे कमीशन बनाती है और इसी की सिफारिशों पर सिर्फ़ फिर आपकी सैलरी तय होती है। अब इसके अलावा इसमें एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होता है फिटमेंट फैक्टर। मैं फिटमेंट फैक्टर पे एक अलग से स्लाइड बना रखा हूँ और आपको बेहतर तरीके से बताऊँगा कि जब भी पे कमीशन की बात होती है, तो हम फिटमेंट फैक्टर की बात क्यों करते हैं? आखिर ये फिटमेंट फैक्टर है क्या? जो ये तय करता है कि किसी भी व्यक्ति की सैलरी कितनी रहने वाली है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज़ादी के बाद से हर 10 साल पर ये देखा गया है कि एक पे कमीशन की स्थापना हुई थी। जो आखिरी पे कमीशन था, वो 2016 में बना था, जिसे हम 7वां पे कमीशन कहते हैं। अब ठीक 10 साल बाद 2026 में 8वां पे कमीशन लागू होने जा रहा है। अब सोचते हैं कि भाई मोदी सरकार ने पे कमीशन क्यों लाया? पे कमीशन लाने के पीछे जो है इनकी रणनीति क्या रही? तो पहली तो रणनीति यही रही कि भाई जो भी सैलरी मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी को, आप देखिए उसमें महँगाई बढ़ चुकी है। उसमें बहुत सी आर्थिक परिस्थितियों का जो है परिवर्तन हो चुका है। कोविड-19 के बाद की अर्थव्यवस्था चल रही है। जो उनको अलाउंसेस मिले, इन सबको एक रिव्यू किया जाए। जो पेंशनर हैं उनके लिए रिव्यू किया जाए, उनकी सैलरी में इजाफा किया जाए, क्योंकि दिन-प्रतिदिन महँगाई बढ़ी है, आर्थिक परिस्थितियाँ बदली हैं। इसके हिसाब से हमें जो है सैलरी तय करनी होगी। इसके अलावा जो है हमें ये कोशिश करनी है कि एक फेयर और इक्विटेबल इनकम सरकारी कर्मचारियों को मिले। ऐसा मतलब सामान्य तौर पर देखने को मिलता है कि वही काम, वही बड़ा काम अगर आप किसी निजी कंपनी में किसी बड़े मैनेजर पद पे करिए, तो हो सकता है कि आपकी सैलरी 5 लाख रुपए पर महीने का बनती हो, अगर आपके पैकेज को देखें। लेकिन सरकारी नौकरी में सैलरी 2.5 लाख रुपए से ऊपर है ही नहीं, आज के समय में। तो ये सरकार कोशिश कर रही है कि जो भाई जो काम अच्छा कर रहा है, सरकारी नौकरी में है, उसको एक फेयर और जो है बराबर का जो है औसत आय उसको मिले। इसके अलावा हर 10 साल पे हमें रिव्यू करना होता है, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से, इसलिए सरकार को लाना पड़ा। उसकी मजबूरी भी थी और इसको लाना भी चाहिए था। इसके अलावा सैलरी अलाउंसेस और अदर बेनिफिट को लेकर अब रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी और 8th पे कमीशन जो है, इससे तकरीबन 50 लाख जो है केंद्रीय कर्मचारी और तकरीबन 65 लाख ऐसे जो है पेंशन पाने वाले लोग हैं, जो प्रभावित होंगे। अगर हम इसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को शामिल कर लें, तो पूरे देश में तकरीबन 2 करोड़ ऐसे लोग हैं, जिनकी सैलरी प्रभावित होने जा रही है। अब इस पे कमीशन से क्या बदल जाएगा? पहली चीज़ कि जो मिनिमम सैलरी अभी 18,000 रुपए चल रही है, वो बढ़कर अब 40 से 45,000 के रेंज में आ जाएगी। मतलब कोई भी सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं, तो आपको अभी न्यूनतम 18,000 मिलता है, अब वो नहीं मिलेगा, अब 40 से 45,000 की रेंज में मिलेगा। जो पेंशन लोग पा रहे हैं, उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। उसकी वजह से होगा ये कि ये जो पेंशन पा रहे लोग हैं, इनके जीवन में और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। इसके अलावा महँगाई भत्ता का लाभ बढ़ जाएगा। इसके अलावा उनकी पोज़ीशनिंग अच्छी हो जाएगी और इसके अलावा डीए का भी जो, क्योंकि क्या होगा ना कि जब 8th पे कमीशन लागू होगा, ये चीज़ लोगों को समझना होगा, तो जो शुरू में महँगाई भत्ता होता है, वो 0 मान लिया जाता है और फिर सरकार रिव्यू कर के जो है डीए अनाउंस करती है, 5% बढ़ाएगी कि 2% बढ़ाएगी, जो भी 4% बढ़ाएगी, वो महँगाई के स्तर से बढ़ाती रहती है। तो एक ये चीज़ समझने वाली होती है और कुल मिला-जुला के इन सारी चीज़ों से आपकी जो ओवरऑल सैलरी है, वो बढ़ने वाली है। अब हम एक कंपैरिज़न कर लेते हैं।
कि क्या अंतर हो जाएगा। जैसे 7वां वेतन आयोग अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, जिसमें 18,000 जो है बेसिक सैलरी है और जो फिटमेंट फैक्टर है वो है 2.57। जनवरी 1 2016 से ये लागू है। 6वां कमीशन में जो मिनिमम सैलरी थी वो सिर्फ 7,000 रुपए थी। फिटमेंट फैक्टर था 1.86, ये 2006 में आया था। 5वां जो पे कमीशन है उसमें जो है मिनिमम सैलरी थी 2,750 और चौथे पे कमीशन में मिनिमम सैलरी थी 750। यानी कि अगर आप अब जंप देखेंगे तो 8वें पे कमीशन में 40 से 45,000 रुपए का जंप आने वाला है। इसके बीच में आपकी जो ये बेसिक सैलरी है वो जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? असल में फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है। एक ऐसा फार्मूला है जिसका इस्तेमाल करके आपकी सैलरी तय की जाती है। आपका बेसिक पे जो है वो तय किया जाता है। तो मल्टी फिटमेंट फैक्टर को एक मल्टीप्लायर भी कहते हैं। एक कैलकुलेटर भी हम कह सकते हैं जो यूज़ किया जाता है ये जानने के लिए कि जो हमारा बेसिक पे है, जो हमारा बेसिक पे है, सरकारी नौकरियों के कर्मचारियों के लिए या फिर पेंशन उपभोक्ताओं के लिए वो क्या रहने वाला है। और यह क्या करता है, यह एडजस्ट करता है एक्जिस्टिंग सैलरी या पेंशन को इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और अदर फाइनेंशियल पैरामीटर पे। कैसे करता है, एक फार्मूला देख लीजिए। आपका रिवाइज्ड बेसिक पे क्या होगा, ये इस चीज़ पे तय करता है कि फिटमेंट फैक्टर क्या है। करंट बेसिक पे मान लीजिए कि इस समय आपकी सैलरी जो है 10,000 रुपए चल रही है। मान लेते हैं कि 10,000 रुपए चल रही है और फिटमेंट फैक्टर 2000 छठवें वेतन आयोग के हिसाब से 1.86 था। तो आपकी जो कुल सैलरी है वो 18,600 हो जाएगी। ऐसे ही 7वें वेतन आयोग में जब फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.57 हुआ, तो वही सैलरी 25,700 हो गई। अगर हम और आगे बढ़ें और ये समझने का प्रयास करें कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कैसे प्रभावित करेगा, तो मान लीजिए कि 2.58 रख लेते हैं। और अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 40,000 रुपए के आस-पास चला जाएगा। तो यही अंतर आने वाला है। अब इससे हम पढ़ते हैं कि कैसे ये इकोनॉमी को जो है बहुत बूस्ट दे सकता है, कैसे हमारी इकोनॉमी ऊपर जा सकती है, इस सिर्फ और सिर्फ एड्स पे कमीशन की वजह से। तो सबसे पहली चीज़ कि इसकी वजह से सैलरी बढ़ेगी, तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? वो इनकम जो आदमी खर्च करता है, जो खर्च करने वाली आय है, उसे ही हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। ठीक है? तो इसकी वजह से जो है इकोनॉमी में जो है कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमिक डिमांड बढ़ेगी। इकोनॉमिक डिमांड बढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि आपको जो है प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। प्रोडक्शन के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे तो फिर लोगों को कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी, उनको सैलरी मिलेगी। वो फिर मार्केट में जाएँगे, प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे। इस डिमांड की वजह से फिर प्रोडक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी की जो साइकिल है वो ऐसे-ऐसे साइकिल घूमने लगती है। इसके अलावा बहुत से सेक्टर में इसका बूम मिलेगा, एफएमसीजी में मिल सकता है, ऑटोमोबाइल में मिल सकता है, रिटेल में मिल सकता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। वैसे भी सरकार इस समय इस चीज़ से परेशान चल रही है कि जो सेविंग रेशियो है वो भारत का बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। तो हो सकता है इस पे कमीशन के बाद से जो है इसमें एक सुधार देखने को मिले। मल्टीप्लायर इफेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया ना, इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ भी तो बढ़ेगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 18,000 रुपए थी महीने की। अब 18,000 रुपए की जो है सैलरी पे जो है आप 12 महीने की सैलरी पा रहे थे। तो आपकी जो है सैलरी हो जा रही थी, मान लीजिए कि 10 महीने की 1,80,000, इसमें 36 जोड़ दीजिए, तो ये कुल मिला-जुला के आपका जो है 2,16,000 के आस-पास आपकी सैलरी हो जा रही थी। तो आप टैक्स तो दे ही नहीं रहे थे। लेकिन अब मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 हो गई, ठीक है? अब जो है आप 12 महीने की अपनी सैलरी जोड़ लीजिए। तो जब ये 4,80,000 हो जाएगी और भी चीज़ें जुड़ेंगी, तो इस तरीके से जिन लोगों की सैलरी बढ़ेगी ना, उनका उनसे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। वो दोनों तरीके से बढ़ेगा। भाई डायरेक्ट टैक्स में आप इनकम टैक्स देंगे और जाकर बाज़ार में कुछ सामान खरीदेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी भी देंगे। तो इसकी वजह से इसका भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है जो वर्कफ़ोर्स प्रोडक्टिविटी है, जब सरकारी कर्मचारियों को लगेगा कि सरकार उनको समानांतर पैसा दे रही है। अगर वो यही सेवा जो है निजी कंपनियों में देते हैं, प्राइवेट कंपनियों में देते हैं, तो सरकार उनको जो है इतना पैसा मिल जाता है। लेकिन अब सरकार वो खुद जो है उतना पैसा दे रही है, तो इन सारी चीज़ों का परिवर्तन आने वाला है। अब अगर हम इसको देखें कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो चैलेंजिंग भी हो सकती हैं। पहली चीज़ कि जब भी जो है अचानक से जो है सैलरी बढ़ेगी, इकोनॉमी में मनी फ्लो बढ़ेगा, तो सिंपल सी बात है महँगाई का खतरा आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि पहले से ही भारत जो है फिस्कल डेफ़िसिट में जो है अभी 4% से ऊपर चल रहा है। इसकी वजह से एक बहुत बड़ा फिस्कल कंसर्न भी आने वाला है और फिस्कल कंसर्न की वजह से जो है आपके ऊपर एक राजकोषीय दबाव भी दिखेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इकोनॉमिक बूस्ट आने वाला है, उससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा, एम्प्लॉयी को रिलीफ़ भी मिलेगा। हाँ, कुछ चैलेंजेज़ हो सकते हैं और उन चैलेंजेज़ को साधने के लिए सरकार को सोचना होगा कि बढ़े हुए इन्फ्लेशन को या राजकोषीय चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा। लेकिन अंत में हम यही कहेंगे कि जो ये 8वां वेतन आयोग लाया गया है, इसकी बहुत ज़रूरी थी और सरकारी कर्मचारी जो भी हैं, उनको जो है एक बराबर का भुगतान मिलना चाहिए। इस भुगतान का कहने का मेरा मतलब सीधा-सा है कि जो सेवा वो सरकार के लिए कर रहे हैं, अगर वो सेवा वो किसी प्राइवेट कंपनी के लिए करते, तो उनको ज़्यादा पैसा मिलता। तो वो जो एक असमानता दिख रही है ना, वो समानता अब इससे आएगी। 8वां वेतन आयोग से लोगों की सैलरी बढ़ेगी। तो मुझे
अगर आपको इस विषय पे और अच्छे से समझना है, तो हाल ही में विज़न विकसित भारत फोरम के लिए मेरा एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ है, जिसमें मैंने 8th पे कमीशन को लेके बहुत अच्छे से बताया है, कि कैसे ये जो है 8th पे कमीशन जो है चीज़ों को प्रभावित करने वाला है। आपके लिए मैं लिंक जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ दूँगा, आप इसको पढ़िएगा इस आर्टिकल को और आपको अच्छा लगेगा जानकर कि 8th पे कमीशन से जुड़ी वो तमाम जो पहलू हैं, वो चीज़ें हैं, वो आपको दिखाई पड़ेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। आप हमारे साथ जुड़िए, ऐसे ही तमाम विषयों पर हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।